सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे महेंद्र नाथ पांडे जी से। तो हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में बातचीत शुरू करने से पहले देख लेते हैं उनके सियासी सफ़र पर एक खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी सरकार में कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का सियासी सफर संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव भरे दौर देखे हैं। गाजीपुर के पखनपुर गांव के मूल निवासी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का जन्म 15 अक्टूबर 1957 को हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई। महेंद्र नाथ पांडे ने MA और PhD के साथ ही मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रख दिया था। 1973 में वो वाराणसी CM एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए और इसके बाद 1978 में BHU में छात्र संघ चुनाव जीतकर महामंत्री बने। यहीं से उन्होंने मुख्य धारा की सियासत में कदम बढ़ाना शुरू किया। आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। आपातकाल में उन्हें 5 महीने तक जेल में गुजारने पड़े, जबकि राम जन्मभूमि आंदोलन में उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाया गया था। संगठन और सरकार में कई अहम जिम्मेदारी संभाल चुके महेंद्र नाथ पांडे राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1991 में पहली बार बीजेपी से विधायक चुने गए। वो यूपी सरकार में आवास एवं नगर विकास, नियोजन और पंचायती राज विभाग में मंत्री भी रह चुके हैं। महेंद्र नाथ पांडे पूर्वांचल से आते हैं और सियासी समीकरण के लिहाज से पार्टी में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पहचाने जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें चंदौली लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। इस चुनाव में उन्होंने बीएसपी के अनिल मौर्य को करीब 2.5 लाख मतों के अंतर से मात देकर संसद में कदम रखा और मोदी सरकार में मानव संसाधन राज्य मंत्री बनाए गए। 2019 के आम चुनाव में वो उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे और राज्य में फिर से कमल खिलाने में उनकी भूमिका अहम रही। उनके लंबे अनुभव को देखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी छवि एक जननेता की है। वो आम आदमी के सरोकारों के लिए सदैव सक्रिय रहते हैं। सर, हस्तक्षेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। जिस तरीके से कोरोना काल में कौशल विकास मंत्रालय की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है और कौशल विकास मंत्रालय से सर्टिफाइड 2 लाख वर्कर्स जो हैं किसी न किसी रूप में कोरोना योद्धा की तरह हॉस्पिटल्स में और जो है मेडिकल सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या प्रोग्राम था और किस तरीके से 2 लाख लोग इस पूरे मुहिम में जुड़ पाए। हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल है जी। उसके द्वारा हेल्थ सेक्टर में पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में और मेडिकल अटेंडेंट स्टाफ के रूप में, जैसे डायबिटिक केयर अटेंडेंट, ओल्ड एज केयर अटेंडेंट और पैथोलॉजिकल अटेंडेंट, तो इन सब की एक बड़ी टीम इंटायर टोटल तो लगभग 6 लाख तक की ट्रेनिंग हुई है, लेकिन 1.25 लाख की बिल्कुल विधिवत उपलब्ध सूची जो कुछ पहले इंगेज थे और शेष बाद में ये दी गई, हमने सूचीबद्ध विथ मोबाइल नंबर हेल्थ मिनिस्ट्री को सौंपा। उसके साथ 2000 ऐसे उनके जो अपने आप में ट्रेनिंग कराने वाले हम ट्रेनर्स का भी और 500 असेसमेंट करने वालों को भी कि कहीं फिर से ज़रूरत पड़े तो हम और संख्या ट्रेनिंग की करके असेस करके, और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के अंतर्गत होते हैं तो इनको और उपलब्ध कराने के लिए ये हेल्थ मिनिस्ट्री को हमारे विभाग ने कोरोना का ये जो लॉकडाउन की प्रथम शुरुआत के समय ही उपलब्ध कराने का काम हमारे विभाग ने NSDC के थ्रू किया जी। ग्रामीण इलाकों में जन शिक्षण संस्थान भी सेवाएं दे रहे हैं और उनके जरिए
मास्क बनाने के लिए, पीपीई किट बनाने में सहयोग देने के लिए भी बहुत सारे लोग रातों रात तैयार किए गए और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया। ये पूरा प्रयास क्या था? ये ऐसा है कि पहले आप जानते होंगे, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जब पहले शिक्षा मंत्रालय होता था तो एक श्रमिक विद्यापीठ हुआ करती थी। तो श्रमिक विद्यापीठ अपने आप में बाद में एक मृतप्राय सा स्वरूप हो गया था। लेकिन अटल जी की पहली सरकार, जब पिछली सरकारें जब काम की, तो अटल जी की सरकार में भी इसको जन शिक्षण संस्थान का रूप दिया गया। जन शिक्षण संस्थान काम कर रहा था। पिछले दिनों ये विषय हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आया और माननीय मोदी जी ने इसे भी ट्रेनिंग के नीचे के लोकल ग्रामीण बेल्ट में, कस्बाई बेल्ट में और ख़ास करके पुअर महिलाओं और अशिक्षित क्षेत्र के लोगों के बीच में ट्रेनिंग का काम करते थे। और इससे जो आर्टिजियंस और इन सब का जो ग्रामीण जनजीवन से, जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह से जुड़ नहीं पाते थे, उनके अवसर देने का ये एक स्वरूप बना। तो ये मैंने आते ही इसमें एक पहल की कि पहले ये कुल मिला के 272 जन शिक्षण संस्थान थे। तो मेरे सामने विषय आया तो 83 और जन शिक्षण संस्थानों की स्वीकृति दी और उनकी स्वीकृति अंतिम प्रक्रिया में चल रही है। और इनका काम इस कोविड के दौरान शुरुआत में जब मास्क की, पीपी किट की ज़रूरतें हुई, तो उसमें मास्क बनाने में ये महिलाओं ने अपने को रोजगार भी पाया, निःशुल्क भी वितरण किया और बड़ा फटाफट इस काम को आगे बढ़ाया। आज की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 32 लाख से अधिक मास्क जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से कुछ निःशुल्क और शेष बहुत नॉमिनल 3 रुपये 10 रुपये के कास्ट पर दिए जा चुके हैं। और तो मैंने अभी आगे भी इसमें मैं थोड़ा पहल किया हूँ कि इसका विस्तार और जिलों में भी होना चाहिए क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश के अंदर खास करके महिलाओं को और नीडी महिलाओं के लिए रोजगार के भी अवसर दे रहा है, सेवा के भी अवसर दे रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में नारा दिया है कि वोकल फॉर लोकल, और जाहिर सी बात है कि इसकी संभावना सबसे ज़्यादा कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय में देखी जा सकती है। इसके लिए आप क्या नीतियां बना रहे हैं और कैसे वोकल फॉर लोकल की तैयारी करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों को हुनर सिखाने का जिम्मा जो है भारत सरकार में आप ही के मंत्रालय के पास है। देखिए, हम जब ये परिकल्पना भी नहीं थी ऐसी कि ये ऐसा कोई स्वरूप आ जाएगा कोविड का और ऐसी महामारी पूरा दुनिया परेशान हो जाएगी और भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश को भी ये चुनौती झेलनी पड़ेगी। उसके पहले से ही हम एक पहल कर रहे थे। हमने एक 10-11 महीने का, जो 10 महीने का मेरा अनुभव हुआ मंत्री के रूप में जी, तो मैंने अनुभव किया कि अभी तक हमारा जो सेटअप है उसमें कई काम बड़े अच्छे हमारे कौशल विकास मंत्रालय ने, मोदी जी की पहल पर जब से अलग मंत्रालय बना, इसने स्किलिंग को बड़ा फोकस किया। लेकिन एक ज़रूरत हमने महसूस किया कि अभी हम ट्रेनिंग जो है दिल्ली में बैठ के तय करते हैं कि ट्रेनिंग हमें इस प्रकार की ट्रेनिंग करानी है और ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, उनको हम काम सौंपते हैं। अपनी जगह इसका एक अलग महत्व है, लेकिन हमने महसूस किया कि हमें ये तय करना है कि ट्रेनिंग की किस इलाके में किस प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उदाहरण के रूप में केंद्रपाड़ा एक जगह उड़ीसा में, वहाँ जो जन्मता हो प्लम्बर हो जाता है, मिडिल क्लास और नीचे का लो, तो अब उस एरिया में हमने जाके एक जो है प्लम्बिंग की मॉडर्न लैब का शुरुआत कराई। तो वहाँ प्लम्बिंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत है क्योंकि वो ऑल ओवर देश में भी है, देश के बाहर गल्फ कंट्री में भी आराम से जाते हैं, बड़ा अच्छा रोजगार मिल जाता है। तो उस दिशा में हम काम कर रहे थे। हमारा PMKY 3 का ये पीरियड स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने उसका कंसेप्ट नोट भेजा हुआ है। PMKY 3 के बारे में थोड़ा बताएं क्योंकि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी हाँ, तो PMKY, चूँकि PMKY फर्स्ट जो है 14 से 16 तक चला, 16 से 20 तक PMKY 2 चला। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में इसने बड़े प्रोग्रेस किए, बड़े स्किलिंग के फील्ड में करोड़ों नौजवानों को जोड़ा और उनको अवसर दिया कौशल सिखाने का, सीखने का। तो उसमें PMKY 3 का, उसी का 1.5 करोड़ और युवाओं को जोड़ने का प्लान लेके हम आए। उसे कंसेप्ट नोट बना के भेजा, निर्णय की अंतिम प्रक्रिया में है। उसका मुख्य जो भाव है वो डिमांड ड्रिवन ट्रेनिंग, किस एरिया में क्या डिमांड है। परिस्थिति बस आज वैसी स्थिति आ गई है कि 7-8 राज्य जहाँ से श्रमिक प्रवासी गए और जहाँ लौट के आए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है और मध्य प्रदेश है, इनसे बहुतायत संख्या, इसके साथ उड़ीसा है, झारखंड है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है। तो ये जो 7-8 राज्य जिन पर ज़्यादा
चिन्हित जो फोकस हुआ प्रवासी समस्या को, जो ये समस्या भारत की इस समय सबसे बड़ी ये चीज़ ज्वलंत आई है, सबका ध्यान उस पर है, तो उनकी हमने उस दृष्टि से शुरुआत कर दी है। हमारे सेक्रेटरी प्रवीण जी ने, विभाग के सेक्रेटरी प्रवीण जी ने पूरे सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को मेरे निर्देश पर पत्र लिखा है और अनेक राज्य इसमें, उत्तर प्रदेश को काफ़ी आगे काम कर रहा है, अनेक राज्य स्किल मैपिंग के काम में हमारे विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं कि जो गए हैं वो किस स्किल के एक्सपर्ट हैं, और ताकि हम उन्हें रीस्किलिंग कर सकें, आरपीएल उनका कर सकें। और एक और पहल हमने इसमें की है, बड़ी शानदार पहल की है, उसको हमारा एनएसडीसी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कौशल विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, तीनों की कंबाइंड पहल पर स्वदेश एक कार्यक्रम लिया है, जो देश में विदेशों से आ रहे हैं। कल तक की रिपोर्ट थी 8,000 से ऊपर लोग उसमें इनरोल हो गए थे। वो क्या ये स्वदेश क्या है, मतलब जो स्वदेश एक ऐप डेवलप किया है जिसके अंतर्गत एक मेथड दिया है, जो विदेश से आ रहे हैं वे उसमें रजिस्टर्ड करा रहे हैं कि हम गल्फ कंट्री में क्या करते थे, हम फॉरेन कंट्री में क्या करते थे, हमें किस बात की एक्सपर्टीज है, तो वो वहाँ रजिस्टर्ड हो रहे हैं ताकि उनके रोजगार की, उनके द्वारा और लोगों को जोड़ने की और उनके लिए कोई बेहतर काम करना हो, सहयोग करना हो सरकार को, तो हमारा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, क्योंकि जहाज से उठा रहे हैं, विदेश मंत्रालय ला रहा है और यहाँ उनको हम सजा के तैयार करेंगे। दो सवाल बन रहे हैं कि एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से ये कहा कि हमारे मजदूरों को ले जाकर के उनका कोई जिस तरीके से बुरा हाल करता है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, उनकी सोशल सिक्योरिटी गारंटी हम करेंगे। और स्किल मैपिंग का काम उन्होंने शुरू कराया, क्योंकि 24 लाख जो मजदूर हैं वो यूपी में लौट के गए हैं और अभी तक ये जो संख्या है सबसे ज़्यादा यूपी की है। तो ऐसे में स्किल मैपिंग, और दूसरा जो है कि आपका मंत्रालय डिमांड बेस्ड स्किलिंग के लिए जो काम कर रहा है, जो जहाँ हैं उनको वहीं पे रोज़गार देना है, उनको वहीं पर स्थापित करना है, ताकि जिस तरीके से मज़दूरों का बुरा हाल हुआ, उनका ह्यूमिलिएशन हुआ, वो भविष्य में न होने पाए। तो ये जो कोरोना काल के बाद आप क्या देख रहे हैं, डिमांड बेस्ड स्किलिंग और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्किल मैपिंग करा रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा मिलने वाला है और उसमें आपका मंत्रालय क्या योगदान कर रहा है? देखिए, इसका निश्चित फ़ायदा मिलेगा और फ़ायदा के साथ साथ मानव जीवन में फ़ायदा प्लस मान सम्मान और ध्यान, ये एक महत्व रखता है। और ये मजदूर जो अपने रोटी रोजी के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में गए थे, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, हरियाणा और दक्षिण के राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु गए थे, तो इनको जो इनकी ज़िंदगी का स्वरूप था, मोदी जी इस चीज़ को सहन नहीं करते कि गरीब मजदूर को कोई बेटर सम्मान न दे, उसको उचित स्तर न दे। मोदी जी को ये बात बहुत नागवार गुजरती है। इसी नाते आपने देखा होगा मोदी पार्ट 1 में भी उनके हर स्टेप गरीबों को केवल आगे उनका उन्नयन नहीं करना, उनके जीवन स्तर को बेहतर करना, सुधारना। प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, शौचालय हो, उनको जो है गैस देना हो, आवास हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, आयुष्मान भारत से उनके इलाज, सब योजनाओं का एक जो समेकित प्रभाव है, ये क्युमुलेटिव जो असर दिखता है कि कैसे व्यक्ति के जीवन स्तर बेहतर हो। उसमें से इस कोविड-19 के परिस्थिति के चलते यह जो समस्या उभर के आई है मजदूरों की, कि उनका जीवन विभिन्न जगहों पर वो बिल्डिंगें बना रहे हैं, वो अट्टालिकाएं खड़ी कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज़ को खड़ी कर रहे हैं अपने परिश्रम पुरुषार्थ से, और एक संकट आ गया तो उनको कोई संभाल नहीं रहा है। तो उस पर माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन में सभी लोग काम कर रहे हैं। योगी जी ने उसमें बड़ा शानदार काम किया है और हम भी उनसे जुड़े हुए हैं। जो स्किल मैपिंग के काम है उसके पीछे जो मजदूरों को उन्होंने कहा, भाव ये नहीं है कि कहीं से, भाव यह है कि अब इनकी ज़िंदगी नारकी नहीं रहने देना चाहिए, वहाँ ले जाइए तो सम्मान से, और हमारे यहाँ हम इनको रोजगार देंगे सम्मान से, उस दिशा में। और हमारा विभाग इसमें दो तरफ से काम कर रहा है, एक तो स्किल मैपिंग कराना रोजगार के, वहाँ हमारे विभाग का एक पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता सिखाना। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो वो जो तय सीखे हैं उसके अनुसार उसके उद्यम सिखाने का काम भी करेंगे। आपने देखा होगा एक चीज़ बड़ी तेज़ी से उभर के इस समय भारत का जो ग्रामीण भारत था, पुराना भारत था, जैसे गांव अपने में पूर्ण इकाई थे, उसने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया जब सारे बड़े माल परिस्थिति बस बंद हो गए, बिग बाजार बंद हो गए। उस परिस्थिति में गांवों के पुराने दुकानदारी सिस्टम ने, कस्बों के दुकानदारी सिस्टम ने आज सबको भोजन, वस्तुएं सब दिया, कहीं कोई चैन ब्रेक नहीं हुई।
तो एक आदमी भी भूखा नहीं मरा, और एक आदमी कोई बच्चे को और बूढ़े को किसी को दवा का अभाव नहीं रहा, किसी को कोई खाद्य सामग्री का अभाव नहीं रहा। गांव ने ये क्षमता दिखाई, गांव ने ये पूरी क्षमता, दुनिया तो के सामने दिखाई। अब जरूरत क्या है? अब जरूरत आ गई है। आप देखते होंगे कि कस्बों में जाइए, आप तो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, तो कस्बों में जाइए तो लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई माल देख के आए, वैसा नहीं तो हमारा ये कस्बे का हमारा जो दुकान उसका फ्रंट ही सही हो जाए, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए। तो अब गांवों को मॉडर्नाइज करना है, डिजिटलाइजेशन से जोड़ना है। हमारा विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। सर्विस सेक्टर में भी हम काम करने जा रहे हैं, क्योंकि होम डिलीवरी सिस्टम ने आज की जरूरत को महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया है। तो हम होम डिलीवरी सिस्टम का भी ट्रेनिंग देंगे, डिजिटलाइजेशन की ट्रेनिंग देंगे, हेल्थ सेक्टर की ट्रेनिंग देंगे, एग्रीकल्चर को और मॉडर्नाइज से कैसे, और इसी में से निकलता है माननीय मोदी जी का लोकल को वोकल। लोकल के वोकल के पीछे है कि भारत एक सवाल आपसे बीच में ले रहा हूँ। एक रिपोर्ट बता रही है कि ITI कटक और पुणे ने रोबोट विकसित किए हैं और जो स्वास्थ्य कर्मियों को संकट के समय में सहयोग करेंगे जब कोई इसी तरह की क्रॉनिक डिजीज हो जाए। तो आप इसे कितनी बड़ी उपलब्धि? नहीं, ये हमारे ITI कटक का बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया है। उन्होंने ऐसे जिससे कि मरीज से कांटेक्ट न हो और उसकी सारी चीज़ें हों, ऐसा हो, उसने बड़ा अच्छा रिसर्च किया। वहाँ पुणे में भी इसी तरह से कि मरीजों से ये हुआ। इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, बुरहानपुर ITI ने एक माइक्रोवेव जो पुराने ओवन थे उसको लेकर के उसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं हेल्थ स्टाफ के, उसको सैनिटाइज करने का एक माइक्रोवेव ओवन सिस्टम में से तैयार किया। तो ये सब काम कई अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ हमारी ITI ने किए हैं और आगे लगातार कर रहे हैं, और मेरा उनको लगातार प्रोत्साहन है। एक और ये जो डेटा आ रहा है और जो अनुमान आ रहा है कि कोरोना काल के बाद जो है स्किल्ड मजदूरों की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, और चूंकि शहरों से बहुत सारे स्किल्ड मजदूरों का पलायन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए बम्बई में डिमांड बढ़ेगी और मजदूर वहाँ नहीं है, ऐसी स्थिति में स्किल मंत्रालय क्या योजना बना रहा है कि जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ लोगों की सप्लाई कैसे की जाएगी? अगर मान लीजिए लोग ने हम स्किल, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया। मैं यही उस बात के क्रम में बोलने को आपको बताने जा रहा था कि हम उनकी स्किल मैपिंग के साथ यह भी एक रेखांकित कर रहे हैं कि इसमें जो आए हैं उसमें जाना कितना चाहते हैं। तो हम उनकी भी काउंसलिंग करेंगे, ताकि ऐसा नहीं करना मुझे कि केवल यही रोक लेना है और जो इंडस्ट्रीज आज भारत के 70 वर्ष के सफ़र में थोड़ा डेवलप हुई हैं वो बैठ जाए। लेकिन हाँ, अब उनको जाने के पीछे उनका कहीं ना कहीं, और मैं यहाँ एक बात टिप्पणी करने जा रहा हूँ, मैं किसी दल और किसी मजदूरों की राजनीति करने वालों पर मेरा कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं, केवल विषय की गंभीरता का एहसास करा रहा हूँ कि आज इस देश में यह जो वैश्विक महामारी खड़ी हुई, इसके पूर्व जो रजिस्टर्ड लेबर थे, जो ट्रेड यूनियन से जुड़े विभिन्न संस्थानों में काम करने थे, उनकी तनख्वाह भत्ता, उनकी सब ज़रूरतों पर तो सदा संघर्ष हुआ। मैं उससे असहमत भी नहीं हूँ, मैं उसकी कदर करता हूँ। लेकिन ये जो असंगठित मजदूर भारत की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे, उनका किसी ने कभी पुरसाहाल नहीं किया। उन पर अगर निगाह गई है तो नरेंद्र मोदी जी की गई है, योगी आदित्यनाथ जी जैसे अनेक योग्य मुख्यमंत्रियों की गई है, हमारा डिपार्टमेंट भी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उस पर ध्यान दे रहा है। तो आज इनके लिए ऐसे इंडस्ट्रीज में जाने में उनको अब एक सम्मानजनक जीवन मिले, ये पहल हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी खबर ये आई है कि CII ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 11 लाख मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक MOU साइन किया है। ये कैसे MOU? उत्तर प्रदेश और CII का ये जो कदम है दोनों स्वागत योग्य है, और हमारा मंत्रालय भी उससे जुड़ा रहता है। अभी CII को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, उनका उत्साहवर्धन किया। CII ने प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिया है कि हम उनके आह्वान पर हर कदम चलेंगे, हम सब भी उसमें सहभागी बनेंगे। बिल्कुल। मजदूरों की घर वापसी को लेकर के काफ़ी सियासत हुई, काफ़ी राजनीति हुई, बस पॉलिटिक्स हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम इसमें कहना चाहेंगे जो बस पॉलिटिक्स हुई ना, उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा। जब कोई ऐसा संकट होता है जिस सारे, कभी देश के सामने युद्ध हो, ये तो पूरी मानवता के सामने संकट हुआ, मानव जाति पर संकट हुआ, समस्या बड़ी है, और उस समस्या को एक दूरदर्शी अनुभवी नेता नरेंद्र मोदी जी ने भांप करके उस हिसाब से विषय की गंभीरता का देश को एहसास कराया। लॉकडाउन पीरियड में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं, जरूरतों को सारी व्यवस्था देश में तब तक तैयार कर लिया,
आज 720 कोविड अस्पताल बना दिए, आज 3 लाख प्रतिदिन पीपी किट बन रहे हैं, मास्क बन रहे हैं, देश तक को तैयार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में अगर किंचित कहीं कोई थोड़ा बहुत कमी नजर आई तो वहाँ सुझावात्मक दृष्टि से हर दल आना चाहिए, और सभी दल आ रहे हैं। ये थोड़ा भाई बहन को समझ में नहीं आता है। एक आध राजनीतिक सवाल ले लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल कर गया, क्या कहना चाहेंगे आप? लॉकडाउन नहीं फेल कर गया, राहुल गांधी की समझ पहले से फेल है, वो फेल कर गई है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन 4 तक लॉकडाउन, फिर अनलॉक 1 से, ये चीज़ें एक ऐसा नेता इस समय नेतृत्व कर रहा है, राहुल गांधी जी को मालूम भी नहीं होगा। मैं उनकी जानकारी बढ़ा देना चाहता हूँ कि ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें अटल जी ने कच्छ में जब भूकंप आया तो राष्ट्रीय महामंत्री थे भाजपा के, और नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया कि आप ही संभाल सकते हैं वहाँ की परिस्थिति, तब वो मुख्यमंत्री के बनना नहीं चाहते थे, और उन्होंने उसको संभाला नहीं संभाला। आज कच्छ दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्रों में से एक है, और उस अनुभव से उन्होंने आपदा अधिनियम की रचना की, और उनकी रचना को उसी के बाद इस देश की सरकार और केंद्र सरकार ने मान्यता दी, और वो नरेंद्र मोदी अनुभव से भरे व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री हैं। कितना दूरदर्शी दृष्टिकोण था कि ऐसी आपदा आ खड़ी, उस अधिनियम के तहत देश में सारे प्रावधान कर रहे हैं। इसमें राहुल जी को थोड़ा इसको नहीं बातें समझ पा रहे हैं, तो मेरी सलाह है किसी अन्य वरिष्ठ अनुभवी कांग्रेसी से अध्ययन करें, समझे। उनके दल के भी अनेक लोगों ने मोदी जी के कदमों का स्वागत किया है, अनेक लोगों ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का स्वागत किया है, और देश के अन्य दलों ने। ये मिलके चलने का समय है, राजनीति करने का समय नहीं है। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की बिना परमिशन के यहाँ से कोई मजदूर नहीं ले जा सकेगा। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इसमें कठिनाई पैदा होगी 2 राज्यों के बीच, और जाहिर सी बात है कि इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे तैयार होगा? योगी जी के बयान के भाव को समझना चाहिए। योगी जी के बयान का भाव है कि देश की सबसे बड़ी आबादी जो दुनिया में दूसरी आबादी, और उस देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य, वहाँ भी सस्य श्यामला धरती उत्तर प्रदेश में, तीनों ऋतुओं का पूरा प्रभाव उत्तर प्रदेश में, उर्वरा भूमि है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आज ठान लेगा तो वहाँ जो बंजर भूमि के सुधार के कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जी, मैं तो उनको आग्रह करने वाला हूँ, चरित्र सुधार के कार्यक्रम लेंगे, उसी में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे लोग खप जाएंगे, सबको उपयोग मिलेगा। लेकिन उनके लोगों के संग अगर कोई उत्तर प्रदेश वासियों के संग सम्मान की जिंदगी न मिले, तो योगी जी मात्र इसलिए उस पर बल दिए हैं कि लोग अगर आपके यहाँ जाके अपने पुरुषार्थ से, श्रम से आपको संवार रहे हैं, तो उनको जरा इज्जत दीजिए, अपमानित मत करिए। इसके प्रति योगी जी का भाव है, भाव उनका अत्यंत श्रेष्ठ है। बिल्कुल। एक और समस्या है, कौशल विकास मंत्रालय गरीब तबके के लोगों को, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक नया जीवन देने का काम कर रहा है, लेकिन इसके इतर भी ऊपर की जो समस्या है, जो ब्रेन ड्रेन की, कि हमारे यहाँ का हाईली स्किल्ड IITian IIM इस तरह के लोग जो है तुरंत कहीं यूरोपियन कंट्री में, कहीं अमेरिका, तमाम जगहों पर निकल जाते हैं। आज इंडियन डायस्पोरा बहुत रिच है, लेकिन ज़रूरत है कि इंडिया के गौरव को और बढ़ाने का, इंडिया को और गौरवशाली करने का। इसके लिए ज़रूरी है कि वे लोग जो मल्टीनेशनल कंपनियों में बैठे हैं, देश छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं, कम से कम अब जो नई पौध तैयार हो रही है, इतने इस सरकार ने नए IIT बनाए, नए IIM बनाए, तो अब जो नई पौध तैयार हुई है उनको अपने देश में रोकने के लिए कौशल विकास मंत्रालय की कोई योजना, कोई नीति, कोई पॉलिसी? देखिए, आपने बड़ा ही मौके का सवाल पूछा है जी। और इस सवाल में ही उत्तर निकलता है आत्मनिर्भर भारत जी। ये जो माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है जी। इसमें से ये जो हमारे ये ब्रेन्स हैं, एक्सीलेंट ब्रेन्स हैं, ये सब पुनर्विचार अब करेंगे। और आप देखिए, ये कोविड ने जहाँ अनेक प्रकार की परेशानियां लाई, वहाँ कुछ नए परिस्थितियों को भी, जैसे पर्यावरण में सुधार के लक्षण उसने दिखाए, जैसे अपने जड़ों की तरफ आपने देखा होगा। आज गांवों की हालत है कि गांव में लोग रहना कम कर गए थे। अगर गांव से 70 किलोमीटर पर शहर है कोई, उदाहरण के रूप में मैं बनारस को बेस करता हूँ, बनारस गाजीपुर, आप भी उधर से जुड़े हुए हैं, गाजीपुर से जुड़े हुए हैं।
तो गाजीपुर में घर होते हुए, बनारस में घर होते हुए, गाजीपुर के बॉर्डर हमारे सैदपुर के आसपास घर होते हुए लोग बनारस में एक घर बनाना चाहते थे, बनाते थे लोग। जितना बनारस का विस्तार है सब गांव वालों के मकान है, क्योंकि हम वहाँ लड़के को पढ़ाएंगे, इलाज के लिए ज़रूरत होगी, शहर के पास जाएंगे। लेकिन जब ये संकट खड़ा हुआ तो अब लोगों को अपना गांव याद आने लगा। तो ये जो विश्व में जा रहे हैं उनको भी अपनी जड़ें याद आ रही हैं, और उस जड़ों के याद आने में मोदी जी किसी को खाली नहीं बैठने देने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत के हर एस्पेक्ट में ऐसे लोगों को उचित सम्मान, स्थान, प्रोत्साहन, शोध के अवसर मिलेंगे, और इसी में से एक विश्व स्तरीय आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी, हर तरह की महाशक्ति के रूप में भारत उभरेगा। मैं तो ये खुली आंखों आगे देख रहा हूँ माननीय मोदी जी की अगुवाई में। कौशल विकास मंत्रालय का जब गठन किया था तो प्रधानमंत्री का जो मुख्य लक्ष्य था, आप मानते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री के साथ आप कैबिनेट की बैठकों में बैठते होंगे, ऐसे भी चूँकि आपका जो संसदीय क्षेत्र है बनारस के जस्ट बगल का है, तो आपसे अन्य मौक़ों पर भी प्रधानमंत्री की बातचीत होती रहती है। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास मंत्रालय की जो शुरुआत की थी, जो गठन किया था, आप मानते हैं कि कौशल विकास मंत्रालय उस दिशा में काफ़ी हद तक सफल हुआ है, या अभी? प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया है, उस दिशा में लोग सोचे हैं और बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। 1 करोड़ से अधिक प्रतिवर्ष नौजवान इससे जुड़ रहे हैं। मेरे विभाग के अलावा अन्य 17-18 विभाग केंद्र सरकार के जो स्किलिंग पर जोर दे रहे हैं। उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय का दीनदयाल ग्राम कौशल विकास योजना है, और अल्पसंख्यक मंत्रालय की है सीखो और कमा योजना है, टेक्सटाइल्स का है। ऐसे तमाम डिपार्टमेंट्स इसमें कुल मिला के 1 करोड़ से अधिक नौजवान प्रतिवर्ष इससे कौशल के माध्यम से जुड़ रहे हैं। ये पहले ऐसा स्वरूप नहीं था, ये मोदी जी की पहल पर हुआ। हम उसका दायरा और बढ़ाने जा रहे हैं, और जो अभी आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट माननीय मोदी जी ने दिया है, जो आपका लास्ट सवाल था इसके पहले, उस दिशा में भी हमारा मंत्रालय पूरी योजनाओं के साथ काम कर रहा है। और इसमें मोदी जी के दूरदर्शी सोच का परिणाम रहा। क्या आप मानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के ऐलान के बाद आपके मंत्रालय की जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई हैं? निश्चित तौर से हमारे ऊपर जो अपेक्षाएं बढ़ी हैं, और हमने उस तरह की तैयारियां भी की हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि माननीय मोदी जी ने 2018 की कैबिनेट में 2 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय कराए थे कि भारत में जर्मनी और सिंगापुर स्किलिंग के फील्ड में बड़े मशहूर देश माने जाते हैं। उनके तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स भारत में बने, विश्व स्तरीय स्किल। ये चीज़ें थोड़ा रुकी पड़ी थी, मैंने आते ही उस काम को पहल किया। उनके निर्णय के क्रियान्वयन पर आपको जान के खुशी होगी कि चूना भट्टी के पास चेंबूर में, मुंबई में NSTI कैंपस में निर्माण कार्य चल रहा है, मुंबई में, और गांधीनगर गुजरात में, वहाँ माननीय अमित शाह जी ने खुद, उनके संसदीय क्षेत्र में वो इलाका पड़ता है, अपने हाथों शिलान्यास किया। ये टाटा एजुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ मुंबई में भारत सरकार और टाटा एजुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट, और गांधीनगर में भारत सरकार, टाटा एजुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट और प्लस गुजरात सरकार मिल के इस काम को निर्माण। हमारी क्लासेज, वैकल्पिक भवनों में मैंने क्लासेज का इंतजाम भी कर दिया था कि 1.5 साल में जब तक सारी चीज़ें बन के तैयार होंगी तब तक क्लासेज। सुनो, थोड़ा कोविड के कारण वो थोड़ा 2-3 महीने आगे बढ़ेगा। मैं इसमें इतना आपको क्लियर कर दूं कि इसके संग हम करने क्या जा रहे हैं। ये जो कानपुर में अभी मैं उसका RFP इन्वाइट करने जा रहा हूँ, तो ये तीनों जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स हैं, ये विश्व स्तरीय संस्थान बनेंगे। इसमें डिग्री से लेकर डिप्लोमा कोर्सेज तक रहेंगे, और इससे हम सारे NSTI, अपने जो देश में 33 NSTI अभी हैं, हमारे प्राइवेट और सरकारी मिला के 15,000 ITI हैं, हमारे 723 PMKK हैं, और हजारों हमारे PMKY के सेंटर हैं। इन सबको लिंकअप करेंगे और वर्ल्ड लेवल की स्किल उपलब्ध कराएंगे, और ये स्किल आत्मनिर्भर भारत के हर एस्पेक्ट पर सहयोगी बनेगी और उसमें सफलता देने में सहायक बनेगी। हम लोग अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण में है, 2 सवाल आपसे लूँगा। एक आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है अपनी कंट्री में, रेलवे के बहुत लोगों को आपने सर्टिफिकेशन दिया और उनको एक गौरव महसूस कराया कि वो जो करते हैं उसको सरकार रिकॉग्नाइज करती है, उसको सर्टिफिकेट भी देती है। इस तरीके से
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में और भी जो टेक्निकल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, क्या उन लोगों को भी इनरोल करके सर्टिफाई करके उनको सर्टिफिकेट दे करके प्रोत्साहित करने की कोई योजना? जहाँ से भी ऐसे विषय आएंगे हम आह्वान कर रहे हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो लोग भी ऐसे अपेक्षाएं रख रहे हैं वो दें। हम उन्हें आरपीएल स्कीम के तहत रिकॉग्नाइजिंग प्रायर लर्निंग, पहले से सीखे हुए हुनर को और मॉडर्न शेप दे करके उन्हें प्रमाणित करेंगे ताकि उनका ग्रेडेशन अप हो जाए। ये काम करते जाएंगे। और रेलवे की बात आपने कहा, मैं एक बात कहे बिना अपने को नहीं रोक पाऊंगा। कुछ टिप्पणियां हुई, 1-2 ट्रेनें लेट हो गई, 1-2 ट्रेनें इधर से डाइवर्ट हो गई। मैं ऐसे बंधुओं को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज़रा आँख खोल के देखें। हिंदुस्तान में रेलवे का इतिहास लगभग 172 साल की सफ़र रेलवे हिंदुस्तान में है। बताया जाता है कि 1855 के दौरान 1850 में मुंबई में पहली थाने तक एक रेल चली थी और दुनिया में कुछ देशों में 180-90 साल का होगा। मैं दावे के संग कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी के विशेष मार्गदर्शन में और पीयूष गोयल जी के देखरेख में रेल मंत्रालय ने जो कमाल का काम किया है, भारत तो छोड़िए दुनिया में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ऐसे 4000 से अधिक श्रमिक ट्रेनें चलाना, मजदूरों को निःशुल्क यात्रा कराना, रास्ते में भोजन देना और इतनी बड़ी व्यवस्था जो भारत सरकार ने की है, इसका कोई उदाहरण भारत नहीं दुनिया में नहीं मिल सकता है। तो ये सब हमारे यशस्वी नेता मोदी जी की अगुवाई में संपन्न हुआ। मैं लोगों को महसूस करना चाहिए कि कितनी बड़ी चुनौती को कितना बड़ा समाधान दिया जा रहा है। आपके बारे में एक व्यक्तिगत सवाल ले रहा हूँ। आपको मैं भी अब लगभग 23 साल से जानता हूँ। वो घटना क्या थी हमारे दर्शकों को बताइए, जब आपके पिताजी ने कहा कि का हो महेंद्र, तू इतना बड़ आदमी हो गया बड़ा कि बड़ अफसर तो से मिलल चाहता, तू का करे लो? हाँ, मैं बड़ा व्यक्तिगत सवाल है लेकिन ठीक है, आप जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। जी। मेरे जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का महामंत्री 1977 में चुना गया। जी। तो उस समय विद्यार्थियों के प्रवेश में, छात्र छात्राओं में थोड़ा छात्र संघ के लोगों का अपना एक प्रभाव असर तो होता था हेल्प करने में। तो मेरे पिताजी भारतीय जीवन विवाह निगम में एम्प्लाई थे बनारस में। तो उनका जो वहाँ डिविजनल मैनेजर था, वो उस समय जो भी सज्जन थे उन्होंने उनको बुलाया कि आप अपने बेटे से मुझे मिला सकते हैं। तो बाप तो पिता तो बेटे से अरे जब चाहे तो पकड़ लाता हूँ, क्या है वो तो फालतू घूमता रहता है इधर उधर। उनको ये धारणा था कि ऐसे घूमता रहता है। कह रहे नहीं, आप नहीं समझते अपने बेटे को, वो बीएचयू का महामंत्री है, मेरी बेटी का एडमिशन थोड़ा दिक्कत हो रही है, वो थोड़ा हेल्प करेगा। कह रहे अभी मैं बुला लाता हूँ। तब उनको समझ में आया कि नहीं, मेरा बेटा इस ऐसे विश्वविद्यालय का महामंत्री फालतू नहीं घूमता है, कि उसका महत्व है। तो पहली बार जीवन में उनको लगा कि चूँकि उनके लिए उनका सबसे बड़ा अफसर डिविजनल मैनेजर था। जी। तो पूरे मंडल का डिविजनल मैनेजर अपने एक एम्प्लाई को बुला के, उसमें क्लास 3 एम्प्लाई को बुला करके उसे पूछे कि भाई बेटे को मिला। उस वक्त कैसा लगा था? मुझे लगा कि पिता की आंखों में अगर चमक है बेटे को लेकर के, तो इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है कि, तो ये मुझे अच्छा लगा। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी इतने विशेष क्यों हैं? क्यों सारे लोग उनके काम के दीवाने हैं और चाहते हैं कि हमें अगर लीडर मिले भारतीय जनता पार्टी में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मिले? देखिए, राजनीति में मैं आपका सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यक्तित्व तो इतने विशाल रूप में, उस व्यक्तित्व के इतने एस्पेक्ट, इतने फलक हैं कि उनके व्यक्तित्व को एक वाक्य में रेखांकित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी आपके चैनल की भी सीमा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश में बहुत से नेता हुए, कुछ दिमाग से थे तो कुछ दिल से थे। मोदी इस देश के एकमेव ऐसे नेता हैं, वो दिल से भी नेता हैं और दिमाग से भी नेता हैं। वो संवेदनशील भावनाओं से जनता और खासकर गरीब जनता, परेशान आदमी के लिए दिन रात सोचते हैं। न से लेकर सिर तक देश के लिए वो दिल से सोचते हैं, भावनात्मक सोचते हैं। और यही उनका प्लस पॉइंट है कि उनके पास वो सुनियोजित प्लान करने की बुद्धिमत्ता है, दिमाग है, जो उसे अमली जामना पहनाते हैं। उसी का परिणाम है कि भारतीय राजनीति में आज युग पुरुष के रूप में खड़े हैं। ये कम उदाहरण मिलता है कि 5 वर्ष की सरकार में चलने के बाद भारत जैसे विविधता से भरे देश में उससे भी बड़े बहुमत के साथ आए। उनकी अपील पर देश हर समय एकमत रहे। उनकी अपील पर देश जो है हर तरह से अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। अब कल्पना करिए कि बिल्कुल जाहिर सी बात है,
बहुत अद्भुत बात है, मैं भी उनकी इस खूबी का बहुत कायल हूँ। है ना, उनकी एक खूबी इसी में देख लीजिए ना, राम मंदिर मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद है कि उन्होंने राम मंदिर मुद्दे का निर्णय सर्वसम्मत देश की जनभावना के अनुरूप किया, तथ्यों के आधार पर किया। लेकिन मोदी जी की एक अपील पर मैं आपको जरा इस बिंदु पर रेखांकित करूंगा कि उन्होंने कहा कि इस विषय को जय पराजय के रूप में नहीं देखना है, ये सारे देश के और भावनाओं का निर्णय, सबका निर्णय है। परिणाम हुआ कि जिस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए ये रक्तपात हो जाएगा, ये उत्पात हो जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी अनेक लोग टिप्पणियां करते थे, एक बूंद रक्त नहीं बहा। यहाँ तक कि कुछ लोग उसको पुनः कोर्ट में उलझाना चाहते थे, लेकिन मोदी जी की मास अपील का इम्पैक्ट रहा कि कहीं से वो अल्पसंख्यक वर्ग भी उसको स्वाभाविक मान लिया, स्वीकार किया, माना, और सहर्ष रूप में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई। ये होती है उनके विविधता बड़े सर्व स्वीकार व्यक्तित्व का ये फलक का मैं एक झलक आपको उल्लेख कर रहा हूँ। ऐसे अनेक प्रसंग उनके जीवन के हैं। आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए समय निकाला, आपका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। तो आप देख रहे थे महेंद्र नाथ पांडे जी को, जो अपने निजी जीवन में बेहद संजीदा, बेहद विनम्र और बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वे बेहद सहज और सरल तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, अपने मिलने जुलने वाले लोगों के साथ समय निकालते हैं, बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और ऐसे में जब कौशल विकास मंत्रालय का जिम्मा प्रधानमंत्री इनको दे रहे होंगे तो ज़रूर इनके व्यक्तित्व की इन खूबियों को उन्होंने महसूस ज़रूर किया होगा। तो हस्तक्षेप में इस स्पेशल एडिशन में हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्पेशल एडिशन के साथ। धन्यवाद।